तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आज के मेरे इस हिस्ट्री के एक नए क्लास में। तो कैसे हैं आप सब? एक एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिव वाइब के साथ आज हम शुरू करेंगे अपना नया लेसन, नया चैप्टर, नया टॉपिक। इसमें हम देखने वाले हैं किस प्रकार गुलाम वंश में मैंने बताया था 11 शासक कुल थे, और उस गुलाम वंश में सबसे पहला कौन आया था गुलाम में? तो आप बोलोगे ऐबक था, जिसने गुलाम वंश की स्थापना करी। ऐबक के बाद इल्तुतमिश आते हैं, और इल्तुतमिश के बाद मैंने बताया था आपको कि इल्तुतमिश जब मर जाएगा, इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। कब हुई थी इल्तुतमिश की मृत्यु? तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा इल्तुतमिश की मृत्यु कब होती है। अच्छा, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद क्या होता है? इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद अब उसके बच्चे जो होंगे वो गद्दी पे आएंगे, सीधी सी बात है। और मैंने बताया था आपको, आप याद कीजिएगा, इल्तुतमिश के बाद इल्तुतमिश की बच्ची जो थी कौन थी, जिसका नाम मैंने क्या बताया था? रजिया सुल्तान। मैंने कहा था ना कि जब उसने बंगाल को अपने कब्जे में किया था और उसके बाद उसने अपनी बच्ची के नाम पे, आप सबको याद होना चाहिए, बंगाल को अपने कब्जे में कर लिया था इल्तुतमिश ने, और इल्तुतमिश का बेटा वहाँ पे जो है वो मारा गया था। और अपनी बेटी के नाम पे इल्तुतमिश ने क्या चलवाया था? तो सिक्के चलवाए थे रजिया सुल्तान के नाम पे। तो आज हम उसी तरीके से देखेंगे कि किस प्रकार इल्तुतमिश का बेटा आता है, फिर वो थोड़े समय तक ही गद्दी बैठता है, फिर उसके बाद इल्तुतमिश की बेटी आती है। यानी कहने का मतलब है आज के हमारे संपूर्ण टॉपिक में, जो आज हम पढ़ने वाले संपूर्ण क्लास में, मुख्य जो हमारा बिंदु होगा, यानी मुख्य जो टॉपिक होगा, वो हमारा रजिया सुल्तान होगी। आज हम रजिया सुल्तान के बारे में बड़े अच्छे तरीके से जानेंगे और विस्तार से जानेंगे कि कौन थी वो। एक पावरफुल शासिका, एक पावरफुल लीडर, जिसने दिल्ली सल्तनत का एक अलग ही रूप दिया। और बड़े बड़े इतिहासकारों ने तो ये बोला कि अगर रजिया सुल्तान एक पुरुष होता, महिला ना होती, तो शायद आज दिल्ली सुल्तान एक अलग ही सुल्तान कहलाया गया होता, और दिल्ली सुल्तान में गुलाम वंश एक अलग ही लेवल पे होता। पर क्या करें, रजिया सुल्तान एक बहुत जोरदार और बहुत तगड़ी शासक में से एक थी, परंतु उसकी गलती सिर्फ इतनी सी थी कि वो एक महिला थी। और आप सभी को पता है, जब आज के समय में महिलाओं को एक्सेप्ट बहुत जगहों पे नहीं किया जाता, यानी गांव में जो पिछड़े गांव आज भी मौजूद हैं, वहाँ पर महिलाओं को आज भी वो इज्जत जो मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है। तो इतना आज से कई 100 साल पहले, तो फिर महिलाओं को तो आप क्या स्थिति, आप उस चीज़ का अनुमान खुद लगा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की नई क्लास हमारी, जिसमें आज हम देखेंगे इल्तुतमिश के मरने के बाद अब गद्दी पे कौन बैठेगा। तो आएगा रकनुद्दीन फिरोज। रकनुद्दीन फिरोज जो कि 1236 में गद्दी पे बैठता है। अब आपको एक मजे की हम बात अगर बताएं तो 1236 पे ये गद्दी पे बैठता है, और 1236 में ही, सर भैया ये कैसी बात है? मतलब 1236 में इसने शासन को संभाला और 1236 में शासन खत्म? जी हाँ। इसीलिए हम लोग इल्तुतमिश के बाद अगर देखा जाए तो बहुत, अगर हम डीपली ना पढ़ें, किसी चीज़ को गहराई से ना पढ़ें, तो इल्तुतमिश के बाद मुख्यतः रजिया सुल्तान को बता देता है, फिर बलबन को बता देगा, और बलबन के बाद आपका गुलाम वंश समाप्त कर देगा। परंतु हमको गहराई से पढ़ना है, और गहराई से हमको पढ़ के सब चीज़ों को देखना है। तो हम मुख्य तौर पर सब जानेंगे, क्योंकि इतिहास में जो बच्चे ज़्यादा डीप नहीं पढ़ते उनको ये चीज़ें नहीं बताती, ना ये वो चीज़ें किसी किताब में पढ़ पाते हैं कि रकनुद्दीन फिरोज भी कोई था। क्योंकि ये बहुत कुछ महीने या बोलो कुछ दिन के लिए खाली शासक बना था, उसके बाद इसकी गद्दी खत्म हो गई। तो इसीलिए हम इल्तुतमिश के बाद सीधा किसको पढ़ते हैं? रजिया सुल्तान को पढ़ते हैं। तो रकनुद्दीन फिरोज के बारे में थोड़ा जान लिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो रकनुद्दीन फिरोज जो था, इल्तुतमिश के बाद गद्दी पे बैठता है 1236 में। अच्छा, 1236 में गद्दी पे बैठता है, उसके बाद क्या होता है? मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आपको याद होना चाहिए कि मैंने कहा था ये जो इल्तुतमिश ने एक तुर्क ए चहलगानी बनाया था। क्या बनाया था? तुर्क ए चहलगानी बनाया था ना। इस तुर्क ए चहलगानी से मैंने कहा था ना, आप देखिएगा आगे चल के किस प्रकार यही जो तुर्क ए चहलगानी है, यानी जिसमें 40 सरदार होंगे। मैंने आपको क्या बताया था, ये जो तुर्क ए चहलगानी है, ये 40 सरदारों का, विश्वसनीय सरदारों का, भरोसेमंद सरदारों का एक समूह है। मैंने बताया था इस चीज़ को आपको। अब यही आप देखिए कैसे ये भरोसेमंद जो 40 सरदार हैं, इन्हीं के गुलाम वंश के शासकों पर, गुलाम वंश की गद्दी पर किस प्रकार ये जो है अपना दावा ठोकने के लिए जो है एक के बाद एक कैसे अपनी लाइन लगाते हैं, आप देखिएगा। तो रकनुद्दीन फिरोज के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। इल्तुतमिश ने तो तुर्क चहलगानी बना दिया, फिर वो चल बसे, दुनिया छोड़ के चल बसे। अब आते हैं उनके बाद इनकी जो आगे जो पीढ़ी आती है, अब वो जो गद्दी पे बैठेगी, उन्हें बड़ी समस्या होना शुरू हो गई। रकनुद्दीन फिरोज बहुत कम समय के लिए गद्दी बैठता है, 1236 में बैठता है, और 1236 में इसका शासनकाल खत्म हो जाता है। इसको कहीं किनारे इस चीज़ को लिख लीजिएगा। उसके बाद सबसे मुख्य बात ये रहती है कि इल्तुतमिश, सॉरी,
रुकनुद्दीन फिरोज का जो बहुत ज़्यादा विरोध किया वो किसने किया था? तो जो तुर्क या चहलगानी में जो सरदार थे, उन सरदारों द्वारा इस रुकनुद्दीन फिरोज का बहुत ज़्यादा विरोध किया गया था। तो रुकनुद्दीन फिरोज की सिर्फ इतनी ही बात है, इससे ज़्यादा उसने कुछ भी नहीं किया है कि आपको हम उसके बिंदु बिंदु बताएं कि उसने ये किया, वो युद्ध जीता, फलाना ढिमकाना। तो उसने कुछ काम ऐसा नहीं किया था। बहुत थोड़ी सी समय में ख़त्म हो गया, तो बस इसीलिए मैंने आपको रुकनुद्दीन फिरोज लिख दिया। इसकी कोई बात हमें ज़्यादा नहीं जाननी है। अब आते हैं मुख्य टॉपिक डालना, रजिया सुल्तान। आप कहोगे तो इसके बिंदु में क्या लिखें, तो लिख लेना कि इसका जन्म कह रहा हूँ, शासनकाल 1236 से 36 तक ही रहा। कुछ ही महीनों में इसकी शासनकाल यानी इसकी मृत्यु हो जाती है। सरदारों ने, जो 40 सरदार थे, वो सरदारों ने इसका समर्थन नहीं किया, पूर्णतः विरोध ही किया था, जिस वजह से इसका शासनकाल 36 में समाप्त हो जाता है। अब डालिएगा रजिया सुल्तान। मुख्य बिंदु हमारा रजिया सुल्तान से चालू होता है। देखिए होता क्या है ना, इल्तुतमिश जो था वो कहीं ना कहीं रजिया सुल्तान को चाहता था कि सुल्तान रजिया जो है गद्दी पे बैठे, और रजिया सुल्तान भी गद्दी का दावा करना चाहती थी, क्योंकि भाई वो पहले के समय से ही मतलब वो एक बहुत बोलते बहुत दमदार शासिका थी, और पढ़ी लिखी, समझदार, बोल सकते हो समझदार भी काफ़ी थी, और शासन को चलाना भी बहुत अच्छे से जानती थी, और वो सुंदर भी काफ़ी थी। इतिहासकार बताते हैं, उसके चित्र वगैरह हम देखते हैं, स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं वरना आपको चित्र दिखाते, बहुत सुंदर थी वो, बहुत सुंदर। तो क्या अभी आप देखें कैसे इसकी सुंदरता से ही आकर अभी कितने जो अभी आप देखोगे इसको कैद कर लिया गया था, और कैद करने के बाद क्या होता है, इसकी सुंदरता से ही मोहक होकर जिसने इसको कैद किया वो इसको इसके प्यार में बेचारा फिदा हो गया। ये उसको आंख मार देती है ऐसे करके, तो वो उसके प्यार में फिदा हो जाता है, और प्यार में फिदा होकर इसको छुड़वा देता है जेल से। बाद में फिर आगे भी कहानी माँ को बताते हैं। तो रजिया सुल्तान लिखिएगा, इल्तुतमिश की बेटी, और इसकी माँ कुतुबी बेगम। कुतुबी बेगम, कुतुबी बेगम कौन थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उनकी बेटी थी ये। कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी थी कुतुबी बेगम। अच्छा, कुतुबी बेगम थी, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब रजिया सुल्तान जो थी वो शासक बनती है, सॉरी शासिका बनती है। लोगों ने बोला कि नहीं, हम एक बुरखे वाली को जो है हम गद्दी पर नहीं देख सकते। मतलब शासक का भेष कैसा होता था, पगड़ी वगड़ी बांध कर कैसे एकदम शासक की तरह बैठता था। अब सीधी साधी महिला है तो इसका जो कपड़ा होगा वो उस तरीके का तो होगा नहीं, बुरखा बुरखा पहन के बैठना पड़ता था। तो लोगों ने बोला हम ऐसे एक वस्त्र में किसी हम अपने शासक को नहीं देख सकते, तो इसने अपना वस्त्र भी जो है पूरा पूरा राजा की तरह पहन लिया, चेंज कर दिया। तो इसने अपना पूरा पूरा वस्त्र भी चेंज करा था, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब ये जो है वस्त्र इसने चेंज किया, और शासक के रूप में पूरा पूरा बैठती, बढ़िया पगड़ी वगड़ी लगाकर पूरा एकदम शासक की तरह बैठना शुरू कर दी। इसने कहा नहीं, अगर मैं शासक बन रही हूँ यानी शासिका बन रही हूँ, गद्दी संभाल रही हूँ, तो मैं अपना वस्त्र भी शासक की तरह करूँगी। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो जाती है। याद रखिएगा, इसने अपना एक गुलाम रखा था, या अंगरक्षक बोल सकते हो, बॉडीगार्ड बोल सकते हो। तो वो जो बॉडीगार्ड था इसका, उसको बोला जाता है इतिहास में, इसने काला गुलाम रखा था। काला गुलाम, क्योंकि जो इसका बॉडीगार्ड था वो काफ़ी ज़्यादा काला था, तो उसको एक हंसी के मजाक में बोला जाता है कि काला गुलाम रखा था। काला गुलाम रखा था। उस काला गुलाम जो था, उस काले गुलाम का नाम क्या था? तो उस काले गुलाम का नाम था याकूत। उस काले गुलाम का नाम था, जो इसने रखा था, उस काले गुलाम का नाम था याकूत। याकूत, काला गुलाम, याकूत। अच्छा, याकूत जो था, आप एक बात समझिएगा,
मैंने आपको बताया ना, रजिया सुल्तान जब गद्दी पे बैठ रही थी तो कोई भी रेडी नहीं था, कोई भी रेडी नहीं था कि रजिया सुल्तान गद्दी पे बैठे। आपको एक मैं कहानी बताता हूँ। आप लोग को लग रहा होगा अरे क्या है, जब इसका भाई मर गया, यानी सॉरी, जब इसका भाई जो है मतलब रजिया सुल्तान से पहले जो आया था, जब वो मर गया तो सीधी सी बात है डायरेक्ट गद्दी किसको मिल जाएगी, रजिया सुल्तान को मिल जाएगी। गलत। इसने गद्दी पाने के लिए लड़ाई लड़ी भाई। पहले के समय में महिलाओं को गद्दी मिलना इतना आसान नहीं होता था। इसने मतलब होते कि लड़ाई लड़ी, एक आवाज़ उठाई अपनी, दिल्ली में जो है क्या कहते हैं, दिल्ली के इर्द गिर्द, दिल्ली के आसपास जाकर एक इतना तगड़ा भाषण दिया था। बोला जाता है कि इतना तगड़ा भाषण दिया, इसकी भाषण से कुछ लोग प्रभावित हो गए। यार गजब का लीडर है भाई, ये लड़की जो है गजब का बोलती है यार, ये हमारे दिल्ली को चेंज कर देगी। मतलब लोगों ने एकदम से इसको क्या समझा कि हमारे पूरी दिल्ली को पूरा बदल देगी, गजब का भाषण देती है। और कुछ लोग तो इसकी सुंदरता पे मोहित हो गए। हमें दोनों पहलू देखने हैं। कुछ लोग इसके भाषण पे प्रभावित हो गए, कुछ लोग इसकी सुंदरता पे प्रभावित हो गए कि भाई इसकी सुंदरता देखो कितनी गजब की है ना। तो जब ये गद्दी पे आ जाती है तो गद्दी पे आने के बाद जब बैठती है तो वहाँ पर भी अपोज बहुत कर रहे थे लोग, विरोध बहुत कर रहे थे लोग, परंतु किसी तरीके से इसने किया, सब कुछ किया। और गद्दी पे जब बैठती है तो अपना एक गुलाम रखती है, काला गुलाम, अंगरक्षक था इसका, जिसका नाम था याकूत। और इस याकूत ने इसका बहुत साथ दिया। मतलब कई बार इसके ऊपर इसको मारने का प्लान लोग करते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी, इसके खिलाफ षड्यंत्र रचा जाता था, मगर इसने, याकूत ने इसका हर मोड़ पर साथ दिया था। अच्छा, अब क्या होता है, तो अब यहाँ तक हम समझ चुके हैं कि याकूत वगैरह होगा। याकूत को कुछ उपाधियाँ मिली थी, याकूत को कुछ उपाधियाँ मिली थी। जैसे पहली उपाधि थी अमीर ए आखूर। अमीर ए आखूर यानी हेड ऑफ स्टेबल। स्टेबल क्या होता था? अस्तबल। घोड़े जो रखा जाता है, ढेर सारे घोड़े जहाँ पे रखते हैं उसे बोलते हैं अस्तबल। तो उस अस्तबल का जो मुख्य व्यक्ति होता था उसे बोलते थे अमीर ए आखूर। लिखिएगा, अमीर ए आखूर। अच्छा, अमीर ए आखूर इसको बनाएगा हेड ऑफ स्टेबल। क्या? हेड ऑफ स्टेबल। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद अब जैसे जैसे अपना ये काम कर रहा था, मतलब जिस तरीके से इसने अपना काम किया लोगों के लिए, मतलब रजिया सुल्तान के लिए काम किया, तो धीरे धीरे रजिया सुल्तान ने क्या किया, इसके जो पद था, यानी इसको ये जो पद मिला था अमीर ए आखूर, इससे इसको क्या किया, इसकी पदोन्नति करी, यानी प्रमोशन बोलते ना। धीरे धीरे क्या किया, जिस तरह इसने अपना काम को किया, यानी जो इसको काम मिलता था उस काम को अच्छे से ही करता था, तो धीरे धीरे रजिया सुल्तान ने क्या किया, इसकी पदोन्नति कर दी, यानी इसको क्या कर दिया, प्रमोशन कर दिया। नोट करो इस चीज़ को, प्रमोशन करा। तो प्रमोशन करने के बाद जो है इसको कौन सा पद मिला, तो लिखिएगा पदोन्नति के बाद, यहां लिखिएगा अब इसको जो पद मिला, यानी क्या मैंने बोला, मैंने कहा कि जब इसने बोल सकते हो, जब इसने पद उन्नति कर ली, यानी फिर प्रमोशन कर लिया, अब इसको जो पद मिला था वो था अमीर ए हाजिब। अमीर ए हाजिब ये कौन होता था? शाही प्रबंधक। यानी जो बोलते हो ना प्रबंधक, मतलब आप सब समझते होंगे, जो मैनेजमेंट हर जगह करता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है जो मैनेजमेंट करता है। तो जो सारी चीज़ों का लेखा जोखा रखे, जो मैनेजमेंट करे सब चीज़ों का, उसका इसको प्रबंधक बनाया गया। अपने आप में उस समय में बहुत बड़े पदों में से एक होता था। तो और जो 40 सरदार थे, अब एक चीज़ और देखिए, जो सरदार काफ़ी इसके जो विरोध में रहते थे, मैंने बताया ना 40 सरदार जो थे वो काफ़ी विरोध में थे सब। और जो मैंने बताया ये सरदार जो थे, यही इनके जो पूरा गुलाम वंश था, जो पूरी गद्दी पे लोग थे, सल्तनत पे जो लोग थे, इनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत भी वही लोग थे। क्योंकि सरदार क्या करते थे, सब अपनी टीम बनाकर गद्दी का दावा वो लोग करते थे। तो रजिया सुल्तान को तो कोई ऐसे भी नहीं पसंद करता था। तो रजिया ने सबको चूरन दिया था। चूरन समझते हो? सबको लॉलीपॉप दे के रखा था। मतलब एक बार मुझे आप गद्दी पे बैठने दीजिए, जितने सरदार हैं इन सबको मैं ऐसी ऐसी जगह दूंगी, ऐसे ऐसे पद दूंगी कि जीवन भर मौज करेंगे, जीवन भर ऐश करेंगे। सब खुश हो गए, अरे वाह वाह क्या बात है, रजिया सुल्तान जो हमको बढ़िया बढ़िया पद देगी। लेकिन दिक्कत ये होती है कि फिर बाद में रजिया सुल्तान वो चालाक निकली।
धीरे धीरे इसको पता था कि इन्हें मैं अगर पद दे दूंगी तो धीरे धीरे बाद में ये मेरे पे ही ऊपर घूम फिर के क्या कर देंगे, सब आक्रमण कर देंगे। रजिया सुल्तान दूरदर्शी भी थी, बहुत अच्छी से दूर तक सोचती थी। इसने सोचा अगर मैंने इन लोगों को पद दे दिया तो आगे चलकर ये मेरे ही गद्दी पर क्या करेंगे, दिक्कत पैदा करेंगे। तो जैसे जैसे ये गद्दी पर आई, गद्दी पर अपना प्रभुत्व मजबूत किया, फिर जो इसका गुलाम यानी जो याकूत था उसको इसने अच्छे अच्छे पद दिए, क्योंकि इसको पता था कि इसके लिए भरोसेमंद व्यक्ति, ट्रस्टेबल व्यक्ति कौन था, तो इसका जो गुलाम याकूत था। अभी आपने देखा अमीर आखूर दिया, अब देगी ये अमीर हाजिब का पद यानी शाही प्रबंधक का पद। अमीर हाजिब, ठीक है, अमीर हाजिब शाही प्रबंधक का पद। इतनी बात नोट करो, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है। हमने ये देख लिया कि इसने किसको क्या पद दिया था। अच्छा, मैं फिर 40 सरदारों की ही बात करूंगा। देखिएगा यहाँ पे मैंने कहा था ना, कुछ इसके समय पे जो कुछ सरदार थे उन लोगों ने विचार बनाया। क्या विचार बनाया? उन लोगों ने सोचा यार इसको तो गद्दी पे नहीं रहने देना है, इसको हरा के किसी तरीके से हम गद्दी से हटाकर और गद्दी को अपने कब्जे में करते हैं। इसने सोचा सबने। मैंने कहा ना, ये सरदार किसी के सगे नहीं थे, यही सब तो जो थे अपनी गद्दी पर यानी अपना ही दावा करना चाहते थे, और अपना ही दावा करके जो दिल्ली सल्तनत पे जो बैठे हैं, यानी वह हमने ही तुम्हारा गठन किया सरदारों, और तुम हम पे ही खूब क्या बोलते हैं उसको, भोंकना चाहते हो। क्या भोंकना चाहते हो? चाकू भोंकना चाहते हो, छुरा भोंकना चाहते हो। चलिए अब देखिएगा, रजिया सुल्तान के समय पे जो सरदार थे जिन्होंने विरोध किया उनके नाम। तो रजिया सुल्तान के समय पे जो सरदार जिन्होंने इसका विरोध किया पूरी तरीके से, हम नहीं बैठने देंगे, हमको नहीं पसंद है ये वो अपने तरीके से, तो पहले थे उसमें अल तूनिया, दूसरे थे एतगीन, तीसरे थे कबीर खां अयाज। क्या नाम बोला मैंने कहा अल-तूनिया। क्या लिखोगे? हेडिंग में लिखोगे कि रजिया सुल्तान के खिलाफ जो लोग यानी जो सरदार खड़े हुए थे रजिया सुल्तान के खिलाफ, पहले कौन थे? तो पहले थे अल-तूनिया, दूसरे थे एतगीन, तीसरे थे कबीर खां अयाज, अच्छा, ये तीनों ने विचार बनाया कि भाई इसको ऐसा है, रजिया सुल्तान को यहाँ से हटाना है गद्दी से किसी भी तरीके से। तो ये जो दोनों हैं ऊपर के, अल-तूनिया और एतगीन, ये बहुत होशियार थे। ससुरे क्या करते हैं, इसको जो है कबीर खां अयाज को बढ़िया एकदम चढ़ाए इसको, तुम ही कुछ कर सकते हो, तुम्हारे ही वश में है सब कुछ करना, तुम ही इसको हरा सकते हो, हरा दो, गद्दी तुम ले लो। दुनिया भर का भड़काया इसको। ये जब चौड़ा हो गया, हाँ हम तो रजिया सुल्तान को मार देंगे, ऐसा करते हैं वैसा कर देंगे, भिड़ गया रजिया सुल्तान। मतलब भिड़ने का मतलब है रजिया सुल्तान के खिलाफ इसने आवाज़ उठाई, रजिया को हटाना है ना। तो रजिया ने क्या किया, इसकी आवाज़ को दबा दिया। ये बेचारा बढ़िया अपने महल में सोया था, है अपने महल में, अपने किले में, अपने घर में, कमरे में, बस बिस्तर पर आराम से बढ़िया ऐसे सो रहा था। रात में भाई साहब ने आवाज़ उठाई कि हम जो है क्या कहते हैं रजिया को हटा देंगे, मार देंगे ना, ऐसा करके विरुद्ध लोग भड़काव किया। मतलब एक होता धरना दिया, गलत स्टेटमेंट दिया उसके खिलाफ रजिया के कि रजिया ऐसी है, रजिया वैसी है करके। रजिया सुल्तान जो है ये भाई साहब रात में सोए, सुबह उठे तो जैसे आराम सोए थे बड़े बिस्तर से, जैसे इनकी आँख खुली तो देखिए रजिया सुल्तान के सामने बैठी थी, सुबह की चाय पी रही थी, और कैसे हो कबीर खां अयाज, ठीक हो कि नहीं ठीक हो तुम, सामने इनकी बैठी थी। अब ये भाई साहब नींद खुले, अरे रजिया जी आप, तो इनको जो है वहीं पे फिनिश कर दिया उसने, इनको तो फिनिश कर दिया, कहानी इनकी समाप्त हो जाती है। बचते हैं अल-तूनिया और एतगीन। तो भैया क्या इन लोगों ने भी कुछ ऐसा ही किया? जी हाँ। अब आते हैं जो आवाज़ उठाने पर दूसरे व्यक्ति आते हैं, अल-तूनिया, इन्होंने आवाज़ उठाई। अब इसके बाद इन्होंने विरोध की आवाज़ उठाई। अच्छा,
रजिया ने सोचा कि इसको भी हम सप्रेस कर देंगे, इसका भी हम दमन कर देंगे, इसको भी हम दबा देंगे। तो इस बात को सुनिएगा पहले और थोड़ा थोड़ा पॉइंट पॉइंट में नोट कीजिएगा, पॉइंट में नोट बनाइएगा। क्या होता है कि देखो, कहानी सुनो। अल्तुनिया ने क्या किया, इसका विरोध किया। ठीक है, तो विरोध जब अल्तुनिया ने किया तो रजिया जो है इसको दबाने, इसका विरोध करने पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई? जहाँ ये रहता था। जिस किले में ये रहता था उस किले का नाम था किला मुबारक। किला मुबारक। किला मुबारक, जहाँ पे अल्तुनिया रहता था। ठीक, तो जब किला मुबारक के बाहर रजिया सुल्तान की सेना पहुंचती है तो अब आप सोच रहे हो कि अल्तुनिया ने भी यहाँ पे भैया मार दिया गया होगा, रजिया सुल्तान ने इसको भी मार दिया होगा। देखिए, कुछ ऐसा होता है कि रजिया सुल्तान की सेना जब किला मुबारक के बाहर पहुंचती है तो सेना जो होती है ना, सेना के अंदर कुछ मिसकंसेप्शंस, यानी कुछ ऐसी बातें, गलत फहमी, भड़काव, ये सब फैल गया। अच्छा, अब क्या होगा? गलत फहमी, गलत भड़काव, ये सब सेना के बीच में फैल गया। तो जब सेना के बीच में ये पूरी गलत फहमी फैलती है तो उसके बाद सेना में आपसी लड़ाई शुरू हो गई। नहीं समझे? देखो, सेना, पूरी सेना, रजिया रजिया सुल्तान की पूरी सेना कहाँ पहुंचती है? किला मुबारक पहुंचती है, मतलब किले के बाहर पहुंचती है। निकलो क्या नाम था? अल्तुनिया, निकलो अल्तुनिया, हम तुमको जान से मार देंगे, है ना, एकदम लेकिन कुछ बातें छेड़ दी गई इनके सेनाओं के मध्य में। रजिया सुल्तान और जो याकूत हैं, याकूत, रजिया सुल्तान का जो अंगरक्षक, लोगों ने बड़ा ही गलत संबंध बताया उसके बीच में कि दोनों में कुछ संबंध बने थे, इसीलिए रजिया सुल्तान उसको अच्छे अच्छे पद देती थी, मतलब जो इतिहास में बताया गया था। तो लोगों ने बड़ा ही गलत गलत स्टेटमेंट बोल दिया और इसका जो सेना था उस सेना के बीच में क्या हो गया, एक गलत बात फैल गई। उस बात फैलने के चक्कर में सेना आपसी लड़ गई, और आपसी लड़ गई और सेना का नेतृत्व कर रहा था याकूत। तो याकूत बेचारा उसी सेना में मार दिया गया, मतलब उसी की सेना ने, रजिया की सेना ने आपसी में लड़ लिया, और आपसी में लड़ते ही याकूत उसमें मर गया, मार दिया गया याकूत बेचारा। और जैसे ही याकूत मारा गया तो रजिया यहाँ पर निहत्थी हो गई, अकेली हो गई। याद रखोगे याकूत कहाँ मर गया था? तो याकूत किला मुबारक पे जब ये लोग चढ़ाई करते हैं, कौन? अल्तुनिया के खिलाफ जब ये लोगों ने, रजिया ने चढ़ाई करी, तो इसी चढ़ाई के दौरान कुछ बातें फैल जाती हैं और उस बातों के चक्कर में सारी सेना आपसी लड़ जाती है, और आपसी लड़ने में याकूत की मृत्यु हो जाती है। अब जब याकूत की मृत्यु हो जाती है तो सीधी सी बात है, रजिया सुल्तान अकेली पड़ जाएंगी। भाई, एक मात्र अंगरक्षक था उनका। अब अंगरक्षक तो मर गया, अब रजिया क्या करें? तो भैया याद रखोगे, रजिया को कैद कर लिया गया। कहाँ पे? याद रखोगे, रजिया को कैद कर लिया गया था। कहाँ पे? किला मुबारक में। जब अल्तुनिया के खिलाफ वो क्या करने गई थी? चढ़ाई करने गई थी, तो अल्तुनिया यहाँ पे उसको कैद कर लिया गया। अच्छा, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब रजिया हो चुकी हैं कैद। अब आगे क्या होगा भैया? रजिया कैद हो गई, तो रजिया कैद होने के बाद गद्दी तो दिल्ली की खाली पड़ गई। जब खाली पड़ जाएगी तो सीधी सी बात है भैया, अब गद्दी पर कौन आएगा? तो रजिया का ही एक भाई था, मुबारक शाह। मैंने क्या बोला? मैंने कहा रजिया की, सॉरी सॉरी, मुबारक शाह नहीं था, मुबारक शाह तो बाद में आगे आएगा। तो रजिया का ही एक भाई बोल सकते हो था, बहरम शाह। बहरम शाह, इतना नोट करो, इसको नोट कर लो, डाल दें। जब रजिया के खिलाफ ये तीनों ने जब अपना अपना क्या बोलते हैं, रजिया के खिलाफ इन तीनों ने विरोध किया, विरोध में कबीर खां अयाज मारे जाते हैं। लेकिन अल्तुनिया के खिलाफ ये जब निकलती हैं चढ़ाई करने अल्तुनिया के खिलाफ, तो याकूत इनका मार दिया जाता है। कहाँ पे? किला मुबारक में। और किला मुबारक में जैसे ही याकूत मर गया तो रजिया अकेली पड़ गई। अब रजिया को उन्होंने ऐसे कैद करके जेल में डाल दिया, याकूत की, मतलब किले में बंद कर दिया ले जाके। तो जब किले में बंद हो गई तो सीधी सी बात, दिल्ली की गद्दी छूट गई, खाली पड़ गई दिल्ली की गद्दी। तो दिल्ली की गद्दी खाली हो ना रह पाए, या फिर खाली ना रहे, तो वहां पर बैठ गया था कौन? कौन बैठा था वहां पर, मुझे बताओगे? बहरम शाह, है ना, क्योंकि भाई दिल्ली की गद्दी जब खाली होगी तो सीधी सी बात है कोई तो बैठना चाहिए ना। तो बहरम शाह, ये पॉइंट बना के आगे लिखिएगा, ये अतिरिक्त बातें हैं किनारे, मतलब इसको नोट करिएगा, क्योंकि अभी रजिया, अभी देखो रजिया मरी नहीं है, रजिया जेल में बंद है। अभी रजिया वापस फिर लौटेगी, 1240 में है ना रजिया, अभी रजिया फिर लौटेगी। तो जब तक रजिया जेल में बंद थी तब तक गद्दी कौन संभाल रहा? तो गद्दी बहरम शाह संभाल रहे थे।
ठीक है, बहराम शाह। तो ये जो बहराम शाह थे, ये गद्दी को संभाल रहे थे। ठीक है। अच्छा, अब बहराम शाह जब गद्दी को संभाल रहे थे, अब देखिए आगे क्या होता है। तो बहराम शाह ने क्या किया, एक पद बनाया था। मतलब बोल सकते हो कि जब ये जो एतगीन अल्तुनिया ये सब जो थी, ये तो चाहते थे रजिया गद्दी पे ना बैठे। बहराम शाह जो था, ये तो इसका बहुत एतगीन बड़ा ही पास क्लोजेस्ट पर्सन था। तो इसने क्या किया, बहराम शाह ने एक पद बनाया जिसका नाम था नायब ए मुमलिकात। नायब ए मुमलिकात। भैया ये कौन सा पद था? भाई साहब, ये जो पद था ना, इस आज के ज़माने का जो प्रधानमंत्री है, आप समझ लो ये वही पद होता था। बहुत ज़्यादा पावरफुल पद। राजा के बाद समझ लो उसी पद के जो बैठा है उसी की पावर होती थी। नाइब ए मुमलिकात, वो पद किसने बनाया? तो याद रखना, उस पद को बनाया था बहराम शाह ने। और यही पद अभी आगे आएगा तो आप देखोगे, इसके बाद जब लास्ट एक तगड़ा शासक गुलाम में आएगा बलबन, तो बलबन भी नायब ए मुमलिकात पद पे तैनात रह चुका था। बहराम शाह आएगा, बहराम शाह आप याद रखोगे इसने कौन सा पद बनाया था? तो नाइब ए मुमलिकात बनाया था। कौन सा पद बनाया? तो लिखोगे पद इसने जो बनाया, पद कौन सा बनाया? तो नायब ए मुमलिकात। नायब ए मुमलिकात कौन सा पद होता था? नायब ए मुमलिकात। अच्छा भाई, ये जो पद होता था तो हम क्या बोलेंगे, ये पद किसके बराबर होता था? तो ये पद प्रधानमंत्री के बराबर होता था। ये नायब ए मुमलिकात पद बनाया, ये किसके इक्वल होता था? इक्वल्स टू पीएम। इक्वल्स टू पीएम, प्रधानमंत्री के बराबर का ये पद होता था। ठीक है, नायब मुमलिकात बना। अच्छा, ये पद भैया इसने बनाया, तो इस पद पे बैठाया किसको? नहीं समझे? पद बनाया मतलब एक गद्दी हमने बना दी कि राजा की गद्दी है। इस राजा की गद्दी पे, अगर ये राजा की गद्दी है, तो राजा की गद्दी के बगल में जो इसने ये पद बनाया है, तो इस पद के लिए एक कुर्सी बनाई। इसको मैं राजा से नीचे बना रहा हूँ क्योंकि राजा तो सबसे मुख्य हो गया ना। तो राजा के एकदम जस्ट बगल में फिर एक प्रधानमंत्री का जो पद बनाया है, नायब मुमलिकात। जो व्यक्ति इस पद पर तैनात होगा वही इस गद्दी पे बैठेगा। तो भैया इसने किसको तैनात किया था फिर इस गद्दी पे? तो इसने अपने सबसे क्लोजेस्ट पर्सन एतगीन को इस गद्दी पे बैठाया था। याद रखना, नायब ए मुमलिकात जो पद बनाया, इस पर किसको बैठाता है? तो इसको बैठाता है एतगीन को। एतगीन, इस एतगीन को इस पद पे बैठाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। एतगीन को इसने इस पद पे बैठाया। बस ये अतिरिक्त बातें थी, यहाँ तक की थी। ये कब आता है बहरम शाह? तो ये बहरम शाह जो है गद्दी पर बैठता है जब रजिया सुल्तान जो है क्या हो जाती हैं, जेल में बंद हो जाती हैं। यानी 1242 में इसके बेचारे की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1242 में फिर इसकी मृत्यु हो जाएगी। और इसी के समय पर याद रखिएगा, मंगोल जो थे, मैंने बताया था मंगोल के बारे में शुरू में, याद करो, चंगेज़ खान और मंगोल ये सब संबंध बताया था आपको ना। तो मंगोल आक्रमण किए थे बहराम शाह के समय पे। मंगोल आक्रमण किए थे बहराम शाह के समय पे। तो बहराम शाह की बात क्लियर हो गई। इसको कहीं नोट कर लीजिएगा क्या है। मुमलिकात पद किसने बनाया था? नायब मुमलिकात तो बहराम शाह ने बनाया था। अच्छा, अब आगे देखेंगे। अब भैया क्या होता है? अब भैया रजिया सुल्तान की वापसी होती है। मैंने बताया रजिया सुल्तान जेल में बंद थी, तो क्या होता है, इसको प्यार हो जाता है। रजिया सुल्तान को जब ये देखता है, दुनिया बहुत ध्यान से देखता है, इसको हो गया प्यार। अब क्या करा जाए? तो इसको जब प्यार हो गया, तो मतलब रजिया सुल्तान बताते हैं इसको आँख वाँख मार दी। रजिया सुल्तान चालाक थी, जानती थी कि ये पागल मेरे प्यार में पड़ गया है, कुछ तो करना पड़ेगा कि मुझे बाहर निकाले। तो रजिया सुल्तान शायद इसको फिर बढ़िया इतिहास में लिखा था कि इसको आँख वाँख मार दी, तो ये पागल हो गया एकदम। बोलते ना, अरे ये तो मुझसे प्यार कर बैठी, अब मैं क्या करूँ, हाय अल्लाह, अब मैं क्या करूँ, हाय अल्लाह। तो बस रजिया को ये फिर वहाँ से निकाल देता है। इसको लगता है कि रजिया से मैं विवाह कर लूँगा, सुख की ज़िंदगी जीऊँगा। पर रजिया थी चालाक, इसने उसको निकाला। बस रजिया सुल्तान वहाँ से गायब हो ली धीरे से धड़क्के से, और रजिया सुल्तान भाग ली। अच्छा, रजिया सुल्तान भाग लेती है तो फिर क्या होता है, याद रखिएगा 1240 में आकर रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे? कैथल में। अच्छा, ये कैथल भैया आप कहाँ पड़ता है? तो ये कैथल आपका पड़ेगा हरियाणा में। रजिया सुल्तान की मृत्यु होती है 1240 में। 1240 में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कहाँ पे? कैथल हरियाणा में। कैथल हरियाणा में। कैथल हरियाणा में इसकी रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है।
तो इतनी जो पूरी बात थी रजिया सुल्तान से संबंधित बात थी। इसके बाद अब गद्दी पे कौन बैठेगा, तो इसको नोट करो, तो मैं लिख लीजिएगा। रजिया सुल्तान के बारे में जो हमको मालूम चलता है कि रजिया सुल्तान का 4 साल उसने 1236 से 40 तक जो राज किया वो कैसा किया कैसा नहीं किया। तो मैंने आपको याद करो बताया था इल्तुतमिश के जो इतिहासकार था इसका नाम था मिन्हाज उस सिराज। मिन्हाज उस सिराज, तो वही मिन्हाज उस सिराज ने रजिया सुल्तान का भी वर्णन किया हुआ है। तो याद रखिएगा किस इतिहासकार ने इसके विषय में लिखा है रजिया सुल्तान के, तो मिन्हाज उस सिराज। कौन है लेखक, कौन है, तो मिन्हाज उस सिराज। तो मिन्हाज उस सिराज जो है इन्होंने रजिया सुल्तान का वर्णन किया है। अच्छा, इन्होंने ही बोला था कि रजिया की सिर्फ गलती इतनी सी ही थी कि वो बेचारी एक महिला थी। क्या मतलब है कि अगर वो पुरुष होती तो शायद उससे गजब का शासन किसी ने चलाया होता। रजिया एकमात्र महिला शासक थी जिसकी वजह से ये ज़्यादा शासन टिक नहीं पाए। उसको बड़ा ही विरोधों का क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। हर उसके ही अपने सरदार, अपने ही भाई उसको चाहते थे वो गद्दी से हटे। तो ये सब चीज़ें हुई थी। ठीक है, रजिया सुल्तान की कहानी यहाँ से ख़त्म होती है। अब आएंगे मसूद शाह। रजिया के बाद अब बैठेंगे मसूद शाह। तो लिखिएगा, रजिया की कहानी खत्म, यहाँ से होती है रजिया की कहानी खत्म हो जाएगी। तो अब आएंगे मसूद शाह। जो 1242 से 1246 तक गद्दी पे बैठता है, मसूद शाह। अच्छा भैया, मसूद शाह कौन था, तो मसूद शाह, अभी आप थोड़ा सा पीछे जाओ तो आपने रकुनुद्दीन फिरोज़ के बारे में मैंने क्या आपको बताया था क्या, अभी थोड़ी देर पहले, जो रजिया से पहले गद्दी पे बैठा था, मगर बेचारा वो 1200 क्या नाम है 36 में ही बेचारा बैठता है, कुछ दिन बाद मर जाता है। मैंने बताया था ना अभी, रकुनुद्दीन फिरोज़। जी हाँ, तो ये उसी रकुनुद्दीन फिरोज़ का ये पुत्र था, कौन, मसूद शाह। रकुनुद्दीन फिरोज़ का बेटा मसूद शाह, ये गद्दी पे बैठता है। इसकी भी कुछ बहुत खास कहानी नहीं है, इसीलिए बोला जाता है ना कि रजिया इल्तुतमिश के बाद रजिया के बाद बलबन के बाद समाप्ति बताया जाता है, क्योंकि मसूद शाह 4 साल बैठते हैं। तो ये जो मसूद शाह था, ये मसूद शाह अपने चाचा को, यानी चाचा मतलब कौन, रकुनुद्दीन फिरोज़ का भाई नसरुद्दीन महमूद, लिखिएगा। पिता कौन थे, तो इसके पिता कौन थे, तो इसके पिता थे रकुनुद्दीन फिरोज इसके पिता थे। इसके चाचा कौन थे, इसके चाचा थे नसरुद्दीन महमूद। भैया आप चाचा क्यों बता रहे हो, अभी तक तो आपने चाचा बताया नहीं, आपने सिर्फ पिताजी और माताजी बताई हैं। तो देखो चाचा बेटा मैं इसलिए बता रहा हूँ, चाचा बताने का मेरा मकसद है कि इसके चाचा जी जो थे वो जेल में बंद थे। नसरुद्दीन महमूद जी जो थे रकनुद्दीन के भाई, वो जेल में बंद थे। तो इसको देखो कितना अच्छा है ये कि अपने चाचा जी को जेल से निकलवाता है। कह रहे मेरे चाचा जी जेल में बंद है, तो गलत बात हो गई। अपने चाचा को इसने जेल में बंद से बाहर निकलाया। हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ये देखना कितना दुष्ट व्यक्ति रहेगा ये नसरुद्दीन। इस नसरुद्दीन ने गद्दी के लालच में अपने भतीजे की हत्या करवा दी। नसरुद्दीन तो जेल से बाहर आ गया, मसूद शाह गद्दी पर था, तो इसने अपने भतीजे की मृत्यु कर दी। क्यों मृत्यु करवा दी, गद्दी के लिए। अच्छा, इसको भैया क्या अपने मन से इसने करवाया कि इसको किसी ने भड़काया। अब आएगा वो क्रूर शासक बलबन। जी हाँ, ये वही बलबन है जो इसके समय में था नसरुद्दीन महमूद के, और इसका बड़ा ही क्लोजेस्ट पर्सन था नसरुद्दीन महमूद का। उसी ने समझाया कि यार गद्दी पर तुम बैठो, कहाँ वो बच्चा गद्दी में बैठे हैं यार, तुमको चाहिए गद्दी में, तुम तगड़े से गद्दी पर रहो। तो इसका भी दिमाग फिर का, रात में ये सो रहा था मसूद शाह, तो ये जाता है और उसकी हत्या वहाँ पे करवा देता है। तो याद रखो कि 1242 से 1246 मसूद शाह का कहानी खत्म होता है। बस इतना ही था, इनमें कुछ और था नहीं। नसरुद्दीन महमूद आता है, नसरुद्दीन महमूद की कहानी याद रखना, मसूद शाह ने इसको जेल से रिहा करवाया था। अब डालिएगा हेडिंग नसरुद्दीन महमूद, क्योंकि मसूद शाह तो मर गया, अब गद्दी पे कौन बैठेगा, तो नसरुद्दीन महमूद गद्दी पे बैठेगा। कौन बैठेगा, तो नसरुद्दीन महमूद।
नसरुद्दीन महमूद। 1246 से नसरुद्दीन महमूद जो रहेगा वो 1246 से 1265 तक गद्दी पर बैठेगा। अब इसकी कहानी हम थोड़ा जानते हैं। इसकी कहानी में थोड़ा ये देखो जानने को मिलेगा कि नसरुद्दीन महमूद जो था ये गद्दी पर आया कैसे। तो ये गद्दी पर आता है अपने भतीजे को मरवा के। तो याद रखिएगा, इतिहासकार बोलते हैं दिल्ली सल्तनत का औरंगजेब। किसको बोला जाता है? दिल्ली सल्तनत का औरंगजेब। याद रखना, मुगल साम्राज्य का नहीं, दिल्ली सल्तनत का औरंगजेब। तो उसे बोला नसरुद्दीन महमूद को। क्या बोलते हैं इसको? इसे बोलते हैं दिल्ली, क्या बोलोगे इसे? दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का औरंगजेब। इसे दिल्ली सल्तनत का औरंगजेब बोला जाता था। क्यों भैया औरंगजेब क्यों बोला? क्या ये बहुत खराब था? नहीं, इसे बड़ा ही उदार शासक बताया गया। उदार, उदार मतलब क्या होता था? बड़ा ही अच्छा, दयालु, बहुत दयालु किस्म का था ये। इसे बताया था कि बहुत दयालु था ये, इसलिए औरंगजेब से इसको कंपेयर किया गया है। याद रखिएगा, अभी मैंने नायब ए मुमलिकात नाम के पद की आपके सामने चर्चा करी थी। तो वही नायब ए मुमलिकात जो पद होगा उसको बनाया किसने था? नायब ए मुमलिकात को तो आप कहोगे भाई बहरम शाह ने बनाया था। तो वही बहरम शाह का जो पद है नायब ए मुमलिकात, सबसे पहला नायब ए मुमलिकात कौन बना था? तो ऐतगीन बना था। अब इसके बाद जो नायब ए मुमलिकात इसने यूज़ किया उस पद को, और किसको बनाता है? तो बलबन को बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब बलबन पढ़ोगे तो उसमें पूछा जाता है सवाल को कि बलबन जो था वो गद्दी पर बैठने से पहले किस पद पर तैनात था? तो नायब ए मुमलिकात पद पर तैनात था। और किसके समय में तैनात था? तो नसरुद्दीन महमूद के समय में तैनात था। इसने इसने नायब ए मुमलिकात पद पे बलबन को क्या करा? तैनात किया, तैनात किया। इसने नायब ए मुमलिकात पद पे किसको तैनात किया? तो बलबन को तैनात किया। अब यही बलबन वो रहेगा जिसने नायब ए मुमलिकात बनता है, और नायब ए मुमलिकात बनने के साथ 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 आप देखोगे किस प्रकार अपनी शक्ति को गजब तरीके से बढ़ाता है। और ये तो बेचारा वैसे ही बड़ा ही धीरे 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 करते करते इसका समय समाप्त होता है, समय इसका नज़दीक आ जाता है, और चलते चलते 1265 में इसकी क्या हो जाती है? तो मृत्यु हो जाती है। मृत्यु 1265। सो फाइनली 1265 में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद अब गद्दी पर अगला शासक कौन बैठेगा? तो इसी का नायब मुमलिकात बलबन गद्दी पर अब बैठेगा। सो रजिया सुल्तान से लेकर हमने यहाँ तक की पूरी चीज़ों को देख लिया, और लास्ट कल हमारा जो टॉपिक होगा वो बचेगा बलबन, और बलबन के बाद हम कल समाप्त करेंगे गुलाम वंश को। गुलाम वंश कल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम नया टॉपिक अपना शुरू करेंगे, खिलजी डायनेस्टी। बहुत मजा आएगा, बहुत ज़्यादा मजा आएगा खिलजी डायनेस्टी में, जिसमें हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी कैसे आता है, सबसे ज़्यादा खतरनाक, हर कोई उसके बारे में जानता है, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। तो हम जानेंगे क्या था अलाउद्दीन खिलजी, कैसे उसने अपना साम्राज्य को दक्षिण तक पूरा विस्तार कर डाला, मतलब संपूर्ण भारत में अपना विस्तार फैलाता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। मुझे बताइएगा आप सभी को कैसा लगा आज का सेशन, सभी को समझ में आया कि नहीं आया। चलते हैं आज के फिर। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।